आज हम कुछ बात करेंगे जिसमें हम लोगों को किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का सोच रखना चाहिए, दूरदर्शिता कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों को सोचें आप तो हम देखते हैं कि हम आज की जनरेशन सम्मान करना भूल रही है। हमको सम्मान करना चाहिए भाषा का, भूषा का, भोजन का, भाव का और भजन का। भाषा, सब तरह की भाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा सबको सीखनी चाहिए। कई बार विरोध होता है, साउथ में जाओ तो हिंदी का विरोध हो रहा है, हमारे देश में कई जगह अंग्रेजी का विरोध होता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी भाषा खराब नहीं है, हर भाषा का समृद्ध साहित्य है। ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं व्यक्ति सीखे। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी त्रिभाषा फार्मूला रखा गया है कि जब स्कूल में पढ़ाएं तो अपनी लोकल मातृभाषा में, जैसे राजस्थानी तो राजस्थानी में पढ़ाया जाए, तमिल का है तो वहाँ की तमिल में पढ़ाया जाए। अच्छी बात है, जल्दी सीखेगा बच्चा, लेकिन उसको अन्य भाषाएं, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे और भी भाषाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। सम्मान करना आना चाहिए। हम भाषा के आधार पर किसी का असम्मान नहीं करें। भूषा, हर क्षेत्र की अपनी अपनी भूषा है। आप अरब में चले जाओ, अरबी लोग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, रशिया में अलग तरह का ड्रेस है, इंग्लैंड में सूट में रहते हैं लोग, हमारे यहाँ गांव में धोती कुर्ते में रहते हैं, पंजाब में जाओगे अलग ड्रेस है। सब तरह का लिबास है। उस बात पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए किसी की। व्यक्ति के भूषा का सम्मान सबको करना चाहिए। भाषा, भूषा, भोजन। अब आप देखिए, भोजन की बात करते हैं, कई बार कई लोग अरे ये तो नॉन वेजिटेरियन है, तो उसकी क्या गलती है? वो जिस जगह पैदा हुआ है वहाँ वही खाया जाता है। समुद्र के किनारे लोग हैं वो मछलियाँ खाते हैं, एस्किमो जो लोग हैं उनको वहाँ जो उपलब्ध है वो खाएंगे। साउथ में है तो आप इडली डोसा खाएंगे, अब आप पंजाबी भोजन खाएंगे, तो सबका अपना अपना भोजन है। भोजन कौन क्या करता है उसके बेसिस पर तिरस्कार या असम्मान नहीं करना चाहिए। तो भाषा, भूषा, भोजन, भाव, विचार। हम सब व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कोई भी बात आती है उस पर आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आपकी असहमति हो सकती है किसी बात पर, लेकिन आपको दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। एक वाल्टेयर ने बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूँगा। हम देखते हैं आजकल टीवी पर या संसद में लोग किस तरह से व्यवहार करने लग गए हैं। कुर्सियाँ फेंकी जा रही हैं। ये तरीका है एक सभ्य समाज का। टीवी पर जब कई बार डिबेट होती है तो ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या है। असहमति के लिए आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। तो भाषा, भूषा, भोजन, भाव और भजन। भजन, धर्म। आप देखिए कि सब तरह के धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, जैन, कोई भी धर्म खराब नहीं है। धर्म को चलाने वाले कुछ पाखंडी लोग उस धर्म को बदनाम करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। इसलिए सभी धर्मों, कौन से धर्म में खराब बात लिखी है? सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आपको सबको राष्ट्रीय धर्म अपनाना चाहिए, देश का धर्म, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन किए अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। एक बार एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर क्लास में आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। कांच की बरनी और 2 कप चाय। उन्होंने एक कांच की बरनी सामने टेबल पर रखी और पास में रखी हुई टेनिस की गेंद उसमें लगातार डालते रहे। तब तक डालते रहे जब तक कि वो कांच की बरनी भर नहीं जाए। जब बरनी भर गई तब उन्होंने छात्रों से पूछा, बरनी भर गई? सबने एक स्वर में कहा, सर बरनी भर गई। फिर उन्होंने नीचे से कंकर की थैली निकाली और उनको डाला और उस कांच की बरनी को हिलाया, बीच में कंकर भी समाहित हो गए। फिर पूछा, सबने कहा सर बरनी भर गई। फिर उन्होंने नीचे से रेत की थैली निकाली और उसको भी उसमें डाला और उसको हिलाया, तो जो कि
बीच में जगह थी वहाँ पर रेत भर गई। फिर पूछा, फिर तो सब छात्रों ने कहा कि सर अब तो भरनी पूरी तरह भर गई। फिर प्रोफेसर साहब ने नीचे से चाय की केतली में से 2 कप चाय निकाली और उसको डाली, वो भी एयर स्पेसेस के अंदर बीच में समाहित हो गई। फिर जो बात उन्होंने जीवन के बारे में कही वो सब लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों, ये जो कांच की बरनी है वो आपका जीवन है, टेनिस की जो गेंदें हैं वो आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपकी मेडिसिन, आपका जो शौक़ है, ये हैं टेबल टेनिस की गेंदें। कंकर क्या है? आपका मकान, आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी, ये कंकर हैं। और रेत क्या है? जो हम एक दूसरे से आए दिन छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, मन मुटाव करते रहते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, रेत है। उन्होंने कहा कि ये कांच की बरनी, जीवन रूपी कांच की बरनी को यदि मैं रेत से भर दूं तो क्या कंकर और गेंद के लिए स्थान रहेगा? यदि उसको मैं कंकर से भर दूं तो टेबल टेनिस की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसको तो स्थान नहीं मिलेगा, रेत को ज़रूर स्थान मिल सकता है। तब उन्होंने कहा कि देखो, हमें अपनी जीवन में प्राथमिकताओं पर ध्यान देना है, टेबल टेनिस की गेंदों पर ध्यान दो। आपका परिवार, आपके मित्र, अपना मेडिकल चेकअप कराओ, पत्नी के साथ घूमने जाओ, जो भी चीज़ें इस तरह की करो। बाकी सब तो रेत है जो हम आए दिन मनमुटाव और अपना जीवन का समय नष्ट करते रहते हैं। जीवन को अच्छी तरह जीना चाहिए। इस बीच में एक छात्र खड़ा हुआ, उसने कहा कि अरे सर, वो 2 कप चाय का तो आपने कहा ही नहीं। उनका देखो, बहुत अच्छी बात कही तुमने, ये याद दिलाया। भाई, जब उन्होंने कहा कि जीवन में आप कितने भी व्यस्त हों लेकिन अपने मित्र के साथ 2 कप चाय पीने का समय ज़रूर निकालें। जोड़ने वाले बनो। समाज में लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज बहुत दुर्दशा हो रही है देश समाज की, विश्व की। एक बार दर्जी का बेटा स्कूल से जल्दी घर आ गया। दर्जी को वो देख रहा था कि वो कपड़ा काटता था, फिर अपनी टोपी में सुई लगा रखी थी धागे के साथ, उसको निकालता, फिर उसको सीता, फिर उस सुई को वापस टोपी में लगाता, फिर कपड़ा काटता। ये बार बार वो देख रहा था इस घटनाक्रम को। तो उसने पापा को पूछा, अरे पापा, जब जब भी मैं देखता हूँ कि वो कैंची से आप कपड़ा काटते हो, इसके बाद उस कैंची को पाँव के नीचे दबा देते हो और फिर टैप जो आपकी कैप है उसमें से आप सुई निकालते हो और उसको जोड़ते हो, बार बार कैंची को पाँव में दबाते हो काटने के बाद में। तो उस दर्जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि पापा ऐसा क्यों करते हो आप? उसने कहा कि बेटा, जो तोड़ने वाला होता है उसकी जगह पाँव में है और जो जोड़ने वाला है उसका स्थान सिर पर है। एक बार प्रोफेसर साहब के यहाँ उनके सब पुराने शिष्य घर पे आ गए अचानक दिवाली पर मिलने। 15-20 स्टूडेंट थे। बैठो, सबको कहा एन्जॉय हॉट कॉफ़ी। तो उन्होंने एक पूरे जग में कॉफ़ी रखी बीच में, और क्योंकि एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए थे तो घर में कुछ बहुत सुंदर कप थे, कुछ कम श्रेणी के थे, कुछ मध्यम श्रेणी के, कुछ प्लास्टिक के, सब ला करके उन्होंने रख दिए। और उन्होंने कहा कि भाई सर्व योर सेल्फ। अधिकतर जो छात्र थे अच्छा से अच्छा कप लेना चाह रहे थे और फिर सबने कॉफ़ी पी। प्रोफेसर साहब ने पूछा कि कैसे चल रहा है आप सबका कार्य? उनका, सर वी आर एन्जॉइंग आवर लाइफ, लेकिन लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल है, काम बहुत रहता है ये वो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो कॉफ़ी है, हम यहाँ सब कॉफ़ी पीने बैठे हैं, हॉट कॉफ़ी, एन्जॉय हॉट कॉफ़ी, लेकिन मैं देख रहा था कि जब मैंने आपको कहा खुद अपने आप को सर्व करो, सब बेस्ट कप लेना चाह रहे थे। लाइफ इज़ हॉट कॉफ़ी एंड कप इज़ टू होल्ड दैट कॉफ़ी, नॉट कॉफ़ी इटसेल्फ, नॉट लाइफ इटसेल्फ। आप सबका घर, मकान, बंगला, ये दे आर जस्ट टू होल्ड योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। लेकिन आपका स्ट्रेस, आपका काम, मकान बड़ा चाहिए, बड़ा आपको गाड़ी चाहिए, उसके पीछे आप जीवन बिता रहे हो। एन्जॉय हॉट कॉफ़ी, उसका कंटेंट जिसमें आप पी रहे हो वो इतना महत्व का नहीं है, लेकिन हम सब लोग उसको महत्व दे रहे हैं। एक बार प्रोफेसर साहब आए क्लास में, उन्होंने
हाथ में गिलास पानी का भरा था, पकड़ करके पूछा बच्चों को कि कितना वज़न होगा इसमें। किसी ने कहा 50 ग्राम, किसी ने कहा 100 ग्राम। उनका चलो भाई मैंने भी नहीं तोला है, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर हाथ में पकड़ कर खड़ा रहूँ तो क्या होगा? तो सब बच्चों ने कहा सर कुछ नहीं होगा। उनका नहीं, मैं यदि 1 घंटे तक पकड़ के खड़ा रहूँ तो? उनका फिर आपके हाथ में दर्द हो जाएगा सर। तो उनका नहीं, मैं 12 घंटे रात भर तक पकड़ रखूँ तो? अरे सर फिर तो बहुत हाथ के अंदर दर्द होगा, हो सकता है आपको लकवा ही हो जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या इस बीच में उस गिलास का वज़न में अंतर पड़ा क्या? उनका नहीं साहब, वज़न का तो वो सब समझ में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि यही बात हम सब लोगों के साथ है। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं इसके लिए, मुझे ये दर्द नहीं हो? तो साहब गिलास को नीचे रख दो। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि देखो यही चीज़ हमारे साथ होती है, हम कई बातें सोचते रहते हैं। कुछ समय के लिए रखोगे, जैसा कुछ समय के लिए आपने गिलास का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ घंटे के लिए रखा तो कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन आप वही बात नकारात्मक बार बार सुनते रहोगे तो आपके भी दिमाग में लकवा हो सकता है। क्या करना है, रात को सोने से पहले सब चीज़ भूल जाओ और आराम से सो जाओ, यही समस्या का हल है। एक बार इसी तरह से एक ग्रुप बैठा था और एक मैनेजर ने आकर के कहा कि देखो ये 500 रुपये का नोट है। लहरा के सबको पूछा कि मैं देना चाहता हूँ आप में से किसी को, कौन लेना चाहता है? सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये नोट को मैं मसल रहा हूँ, और उन्होंने अपनी मुट्ठी में उसको मसला और फिर कहा कौन लेना चाहता है? फिर सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने उस मसले हुए नोट को जूते के अंदर नीचे रगड़ करके उसको बिल्कुल गंदा कर दिया। फिर हाथ में उठा करके पूछा कौन लेना चाहता है? फिर भी सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई के हिसाब से उस नोट की वैल्यू अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। इसी तरह से आप लोगों को भी, सबको जीवन में कई लोग मसलेंगे, कई लोग रगड़ेंगे आपको, कहीं आपकी बुराई करेंगे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आपका प्रमोशन होने का होगा तो कुछ न कुछ ऐसी बातें करेंगे, कोई भी नकारात्मक बात करेंगे। लेकिन यदि आप ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आप अपनी वैल्यू बना के रखेंगे तो आपकी कीमत हमेशा बनी रहेगी। जहाँ संस्था में आप काम करते हैं, वैल्यू हैज़ ए वैल्यू ओनली इफ़ इट्स वैल्यू इज़ वैल्यूड। सोच लोगों की नकारात्मक हो जाती है, हर चीज़ को नकारात्मक भाव से सोचते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जीवन में जो भी व्यक्ति टॉप पर पहुँचे हैं वो वही टॉप पर पहुँच पाए हैं जिनकी सकारात्मक सोच रही है। एक एग्जाम्पल, एडिसन को आप सभी लोग जानते हैं। एडिसन ने हज़ारों आविष्कार किए, ये बल्ब का भी आविष्कार एडिसन ने ही किया था। एक बार उसको संवाददाताओं ने, क्योंकि ये एक दिन में बल्ब नहीं बन गया था, उसका 1000वां प्रयोग हुआ तब बल्ब बना। तो संवाददाताओं ने उनको एक दिन पूछ ही लिया कि सर आपके वो 999 प्रयोग तो बेकार गए। कितना गजब का सकारात्मक उत्तर दिया एडिसन ने, जो हम सबको भी याद रखना चाहिए। एडिसन ने कहा कि मेरे 999 प्रयोग बेकार नहीं गए, मैंने संसार के लोगों को बताया कि इन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये सोच है सकारात्मक। एक बार पेरिस के ईफल टावर पर प्रतियोगिता चल रही थी। शहर के सब लोग ईफल टावर के नीचे जमा थे और ऊपर चढ़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। कुछ लोग कुछ मंजिल तक चढ़ते नीचे गिर जाते, नीचे लोग चिल्ला रहे थे नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, और वास्तव में अधिकतर लोग गिरते गए। एक व्यक्ति टॉप तक चला गया। जब वो टॉप पर चला गया और जब वो नीचे उतरा तो जैसा होता है, संवाददाताओं ने उसको घेर लिया कि सब आप कैसे टॉप तक पहुँचे। तो उस व्यक्ति ने अपने कान में से रुई बाहर निकाली और उसने कहा कि मैंने नकारात्मक बातें सुनी ही नहीं। आपको भी जीवन में बता रहा हूँ ना कि कई लोग कहेंगे तू ये नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपने लक्ष्य जो बनाया है तो फिर नकारात्मक बातें कभी भी सुननी नहीं चाहिए। तभी आप, कई बार हमारे दिमाग में इस तरह की नकारात्मक बातें होती है। एक मनोवैज्ञानिक ने एक बड़े होटल के अंदर एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया। मिसिंग ट्रायल सिंड्रोम कहा जाता है, ये एक कहानी है।
तो बहुत बढ़िया जो पूल था, फर्स्ट क्लास टाइलें लगाई थी चमचमाती, सब जो भी लोग आते उसकी प्रशंसा करते, गजब का है यार, इतना बढ़िया देखा ही नहीं कभी। लेकिन गलती से एक जगह एक टाइल लगाना भूल गया था वो। तो अंत में जैसे वो देखते लोग, अरे ये टाइल है नहीं है, तो इतनी बढ़िया स्विमिंग पूल होते हुए भी सब लोग, अरे साहब वो टाइल नहीं लगाई है, बेकार हो गया। वही चीज़ हमारे साथ होती है जीवन में, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। हमारे पास में हज़ारों अच्छी चीज़ें हैं, सुविधा है, गाड़ी है, लोगों के पास में जो चीज़ उसकी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब चीज़ के लिए हम धन्यवाद ईश्वर को नहीं देते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है, हम उसी को सोचते हैं कि अरे ये नहीं है, उस चीज़ के लिए हम दुखी होते रहते हैं जीवन भर, अंत तक के साथ मेरे को ये पोस्ट नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला। अरे तुमको जो मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। एक व्यक्ति जंगल में दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था, थक के चूर करके गिरने लग गया वो। और जैसे ही वो गिरने वाला ही था, तब उसको एक एप्पल का पेड़ दिखा जंगल में, भरा हज़ारों एप्पल लगे थे। एकदम से उसने 15-20 एप्पल तोड़े, बैठ गया और उसको खाने लगा। पहला एप्पल खाया, मज़ा आ गया, धन्यवाद देने लगा ईश्वर को। लेकिन होता क्या है कि थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड है। दूसरा एप्पल खाया तो कम धन्यवाद पाया, तीसरा, चौथा और 7वां 8वां एप्पल खाते खाते तो वो एप्पल उसको कड़वा लगने लग गया, और 10वें एप्पल तक तो उसको आधा खाया और उसने फेंक ही दिया कि ये तो बेकार है। तो देखिए आप कि एप्पल वही है, उसी पेड़ का है, वही मिठास वाला है, लेकिन उसको बहुतायत से मिल गया तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। वही बात हमको जब महसूस हुई एक बार, जब अभी कोरोना के पीरियड के अंदर इटली के अंदर एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था, 5,000 यूरो का उसको बिल दे दिया आपके ऑक्सीजन का। तो ज़ोर से उछला, चिल्लाया, उसने कहा इतना सारा। तो उसने कहा, हॉस्पिटल वाले ने, अरे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ कम कर देंगे। उसने कहा नहीं, मैं कम होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि ये जीवन भर मुझे फ्री ऑक्सीजन भगवान दे रहा है, उसको कभी मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, और ये 5 दिन आपने हॉस्पिटल में रख करके 5,000 यूरो। हम अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, माता पिता का ध्यान नहीं रखते। सामाजिकता की बात कर रहा हूँ मैं, कि कई बार वो माँ जो कि आपकी तुतलाई भाषा से भी आपकी बात समझ जाती थी बचपन में, जब आप बड़े हो जाते हो और कोई बात के लिए वो सजेशन देती है तो आप कहते हो तू नहीं समझेगी माँ। वो माँ जो कि सब बात समझती थी, उसको आप बड़े होकर कहते हो कि जब हम भाई छोटे थे, हम भाई आपस में लड़ते थे, कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। लेकिन आज क्या दुर्दशा हो गई है समाज की, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम फिर लड़ते हैं, अब हम कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये समाज की दुर्दशा है। हम अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने, क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं, ऊपर बैठा वो जादूगर जाने क्या मन में ठाने हैं, चाहे जितने ही जतन करो भरने का दामन तारों से, तेरी मुट्ठी में वो ही आएगा जो तेरे नाम के दाने हैं। ये देखिए बड़ी बात है। आपको संतोष भाव जो यदि नहीं आया तो जीवन में आप कोई भी काम सुखी होकर के नहीं कर सकते। संतोष भाव आपके अंदर सब में आना चाहिए हमको। मैं तो कहता हूँ कि अब तो मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए सारा जहाँ, इस किस्म का फूल हर आंगन में उगाया जाए। हम आज क्या है कि संसार आदमी नहीं रहा, आज हर आदमी इतना स्वार्थी हो गया है, और जिसकी वजह से समाज के अंदर जो निरंकुशता हो रही है कि संसार सुरभित और पावन हो जाएगा आदमी जब आदमी हो जाएगा। राजा एक बार महल से जा रहा था, उसके पास सब सुविधा है, राजा के नाम से आप समझ सकते हो। नीचे बाहर जाके उसने देखा एक व्यक्ति, उसका जो नौकर था उसके यहाँ काम करता था, बहुत खुश था, गाने गा रहा था, मज़े कर रहा था। राजा ने कहा कि अरे, उस नौकर को बुला के पूछा, भाई तू इतना खुश है, इतने मज़े कर रहा है, गाने गा रहा है।
उसने कहा हुक्म मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो रोटी आप दे रहे हो, कपड़ा और मकान है मेरे पास में, मैं तो बहुत आनंदित हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे पास तो इतना सारा सब चीज़ें और तो भी मैं दुखी रहता हूँ। तब उन्होंने मंत्री को जाके पूछा कि ये बताओ तुम कि ये इतना खुश कैसे रहता है और मेरे पास सब होते हुए भी। तो मंत्री ने कहा कि सर वो 99 क्लब का सदस्य नहीं होगा। उनका क्या मतलब? उनका सर ऐसा है, देखो आपको मैं प्रयोग बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये एक पोटली में 99 सोने की मुद्राएं दी और उनका कि आप उसके घर के बाहर कल सुबह छोड़ आना। जैसे ही वो पोटली उस नौकर ने देखी, तुरंत घर में गया और जा कर के गिना उसका 99। वो 8-10 बार गिना, हर बार 99 ही निकले। फिर बाहर आया, परेशान हो गया। उसने कहा कहीं न कहीं गिर गया होगा एक सिक्का, ढूंढ रहा है उसको, परेशान हो रहा है। फिर भी वो नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि मेरे को 100 सिक्के तो करने ही हैं। तो फिर वो मेहनत पे कर गया और दुखी होने लग गया और काम करने लग गया कि एक सिक्के खरीदूं। फिर मंत्री ने पूछा राजा को कि अब साहब देख के आओ उसको। उनका अरे वो तो बहुत दुखी नज़र आ रहा है और बहुत परेशान भाग रहा है ये वो। साहब वो अब वो भी 99 क्लब का सदस्य हो गया। यदि मैं आपको पूछूं कि 5 नोबेल लॉरिएट के नाम बता दो 1986 के, या 10 ओलंपियन के नाम बता दो, या 5 साल के पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें किसी ने गोल्ड मेडल जीता था, उसका नाम बता सकते हो क्या? ये क्वेश्चन पर सभी लोग शांत हो जाएंगे, जबकि वो टॉप थे उस समय, टॉप आदमी। लेकिन हम देखते हैं कि डिग्रीज़, पैसा, आपकी शोहरत, ये सब धूमिल हो जाती हैं उस व्यक्ति के साथ ही, सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पूछूं क्विज़ में कि आप ऐसे 3 मित्रों के नाम बताओ जो उन्होंने आपके समय पर सहायता की। आप ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जो आपके बहुत अच्छे टीचर थे। आप ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने आपको समय पर सहायता की। तो आप तुरंत उसके नाम लिख दोगे। तो देखिए, पर्सनल टच लाइफ में बहुत बड़ी बात है। सब लोगों को इस तरह की चीज़, इसीलिए एक बात और मुझे याद आ रही है कि कौन खुश इस दुनिया में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, 70 साल तक रिसर्च हुआ, आज भी हो रहा है वो, यही जानने के लिए कि कौन खुश है इस दुनिया में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से कई पॉलिटिशियंस निकले, कई करोड़पति, कई वैज्ञानिक, कई नोबेल लॉरिएट निकले, कई एस्ट्रोनॉट थे, इवन कई जेल में भी गए, ऐसे अलग अलग तरह के, हर तरह के लोग थे। उन जो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ के जो लोग निकले, उनके जा कर के पूछा तो क्या चीज़ कॉमन आई खुशी की? डिग्री नहीं थी वो, पैसा नहीं था वो, और सुविधाएं नहीं थी किसी के पास। क्या चीज़ कॉमन थी? वो व्यक्ति जिसने संबंध बनाए, और संबंध, ये सोशियोलॉजी की बात है। देखो आप, संबंध बना और संबंध निभाना, वो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहा। दूसरे व्यक्ति के पास सब होते हुए भी वो खुश नहीं है। ज़्यादा कॉमन चीज़ थी संबंध बनाना, संबंध निभाना। हर व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी, आपके बॉडी के डायमेंशंस की यदि कोई बात की जाए तो 4 चीज़ें होती हैं हर चीज़ के, PQ, IQ, EQ और SQ। PQ है फिजिकल क्वेश्चन, शारीरिक रूप से 25% भाग आपका ये है बॉडी का। PQ फिजिकल क्वेश्चन। फिजिकल क्वेश्चन में क्या आएगा? पहली बात आएगी कि आप खाना क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो, लेकिन हम करते हैं। पान पराग खा रहे हैं, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम खाते हैं। क्या खाते हो, कितना खाते हो, समय भी निश्चित होना चाहिए खाने का, कब खाते हो, फिजिकल क्वेश्चन के लिए। दूसरी बात है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, आप फिजिकली फिट नहीं है, बेकार है। मैंने जैसा जिक्र करता रहता हूँ हमेशा कि बिना योग और एक्सरसाइज के अपने आप को फिट। तीसरा है नींद। 7 घंटे की नींद हर आदमी को लेना ज़रूरी है। फिजिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और चौथी बात है अपना लेज़र टाइम कैसे बिताते हो आप। दोस्तों के साथ गप लगाना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, जा रहे बातें कर रहे, सामाजिक। PQ। दूसरा है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए। इनोवेशंस करते हो क्या आप? नई नई चीज़ने की ललक है क्या सीखने की आपके अंदर? उसका IQ अच्छा नहीं है जो एक बार अच्छे मार्क्स ले आया। प्रतिदिन
आप अपनी कार्य क्षमता को किस तरह से बढ़ाते हो, कोई नई चीज़ करते हो, अपने आप को विपरीत परिस्थिति में किस तरह से पेश आते हो, आपका आईक्यू परिस्थितियों से जूझने के लिए किस तरह से वर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, जज्बाती तौर पर आप कैसे हो, क्या आपको गुस्सा तो नहीं आता है? जो जिनका ज़्यादा बार बार गुस्सा आता है उनका ईक्यू बहुत लो है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपना इमोशनल। आज मैं देखता हूँ एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए, बच्चे आत्महत्या कर लें, छोटा सा मनमुटाव हो गया, सेपरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक है। आज हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साइकोलॉजिकली आपको इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। और चौथा है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये और भी बड़ी बात है। स्पिरिचुअल को कई लोग धार्मिक समझते हैं, धार्मिक नहीं है। आप इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से जी रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो डॉक्टर थे, दोनों बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, बहुत ईमानदारी से काम करते थे, सेवा करते थे, बहुत पैसा कमाते थे। एक डॉक्टर का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगलो खरीदूँ, फार्म हाउस खरीदूँ, कार अलग अलग तरह की खरीदूँ, उसमें अपना पैसा व्यतीत करता था। जब दूसरे डॉक्टर को पूछा कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो भी वैसा ही कमा रहा था, वही कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि भारत से माल न्यूट्रिशन की समस्या समाप्त हो जाए। तो जीवन का उद्देश्य किसका एसक्यू ज़्यादा है? दूसरे डॉक्टर का, जिसने कि अपना काम स्पिरिचुअल दृष्टि से करने की सोची। तो मैं ये आपको चाहता हूँ कि माना कि गुल को गुलशन न कर सकेंगे हम, पर फिर कर जाएंगे कांटे कम, जिस राह से भी गुजरेंगे हम। जहाँ भी जाऊँगा चिराग जलाऊँगा। चिराग का अपना कोई घर नहीं होता। हर आदमी को अच्छे काम करने चाहिए समाज के रूप में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही बताया मैंने आपको कि किस तरह आप खुश रह सकते हो, खुश रहने के क्या तरीके हैं। जीवन में आपको जो चीज़ें मिली हैं उन सब के ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर को धन्यवाद दो, ये बहुत बड़ी बात है।